इट इज अ टिपिकल टाइप ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब आपने फिजिकल केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, व्हाट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हम कह सकते हैं कि अगर HCHO प्लस HCHO in the presence of base, formation of NaOH, formation of HCOO minus Na plus sodium formate plus CH3OH alcohol means a carbonyl compound plus a carbonyl compound formation of acid, carboxylic acid derivative and alcohol। तो अगर इस चीज को अच्छे से कंपेयर करें तो हम यहां पे कह सकते हैं एक ऑक्सीजन और यहां पर दो ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यहां पर एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, यहां पर चार हाइड्रोजन, सो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, जो हम यहां पे देख रहे हैं, the same element undergo oxidation as well as reduction, so it is called as disproportionation। when same element or compound undergo oxidation and reduction simultaneously, such reaction is called as disproportionation reaction। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन इज अ टिपिकल रिएक्शन जिसमें एक कार्बोनाइल कंपाउंड अंडरगो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एज वेल एज अंडरगो रिडक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को हम बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस नाम से भी जानते हैं। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट वी हैव द कार्बोनाइल कंपाउंड अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एंड अल्कोहल। तो पहला क्वेश्चन बनता है, क्या दुनिया भर के सारे कंपाउंड ऐसा रिएक्शन करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड है वो ये रिएक्शन करेंगे या कुछ टिपिकल टाइप के कंपाउंड ये रिएक्शन करेंगे? बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर टिपिकल टाइप ऑफ कंपाउंड जो है वो ये रिएक्शन दिखाएगा। सभी कार्बोनाइल कंपाउंड ये रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। तो वो टिपिकल बिहेवियर कौन सा होगा जो ये डिसाइड करेगा कि ये कंपाउंड कैनिज़ेरो रिएक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कौन कौन से कंपाउंड कैनिज़ेरो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कंडीशन नंबर 1, नॉन इनोलाइजेबल कंपाउंड, या फिर साफ शब्दों में कह सकते हैं कंपाउंड विच लैक अल्फा हाइड्रोजन एटम। कंपाउंड विच लैक अल्फा हाइड्रोजन एटम undergo कैनिज़ेरो reaction in the presence of basic condition। अब बेसिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, और उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम आगे देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं जो जेईई में क्वेश्चन आ सकता है, which of the following compound can perform कैनिज़ेरो रिएक्शन? कैनिज़ेरोज
RXN short form reaction. For example, CH3CHO, CH3CH2CHO, HCHO, CH3C double bond O CH3, benzene ring C double bond O H. Example, benzene ring C double bond O CH3. इनमें से कितने कंपाउंड, कौन कौन से कंपाउंड कैनिजेरो दिखा सकते हैं? तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चों तो ऐसा आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH. अब पहला क्वेश्चन, अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप है. एल्डिहाइड का ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है. अब फंक्शनल ग्रुप के बाद जो फर्स्ट कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन है, इस कार्बन को कहेंगे हम अल्फा कार्बन. फंक्शनल ग्रुप के बाद जैसे आप मैथ में कहते हो 1 2 3 4, उसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं A स्टैंड्स फॉर अल्फा, B स्टैंड्स फॉर बीटा, C स्टैंड्स फॉर गैमा एंड D स्टैंड्स फॉर डेल्टा. तो फर्स्ट कार्बन मतलब A कार्बन मतलब अल्फा कार्बन. फंक्शनल ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन है, उस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन एटम, और उससे अटैच जो हाइड्रोजन एटम है उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम. तो क्या आपको यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम दिख रहा है? यस. और अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम दिख रहा है तो कैनिजेरो होगा क्या? अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, लैक का मतलब क्या होता है बच्चों? एब्सेंस, नहीं होना. इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए कैनिजेरो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. उसी तरह अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यहां पे कह सकते हैं CH3 CH2 CHO. तो ये हमारा क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के बाद ये फर्स्ट कार्बन अल्फा और सेकंड कार्बन बीटा. तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है क्या? एक बार फिर से देखते हैं. अल्फा हाइड्रोजन किसे कहेंगे? वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन एटम पे अटैच है, उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन एटम इज द हाइड्रोजन एटम विच अटैच्ड ऑन कार्बन. तो यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसलिए ये भी रिएक्शन, यहां पे भी यस अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसलिए ये भी कैनिजेरो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. उसके बाद थर्ड एग्जांपल HCHO. तो इसके बगल में कार्बन है क्या? फंक्शनल ग्रुप को अटैच हाइड्रोजन नहीं, बिल्कुल नहीं. बगल में अटैच फर्स्ट कार्बन है क्या? अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? अल्फा कार्बन एटम के ऊपर अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं. यह तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसके बगल में कोई कार्बन नहीं दिख रहा है, मतलब इसके पास अल्फा कार्बन बिल्कुल नहीं है. अब जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? इसलिए यस, ये वाला कंपाउंड कैनिजेरो परफॉर्म करेगा. उसी तरह अगर आप यहां पर देखो तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के बाद फर्स्ट कार्बन ये है और फर्स्ट कार्बन ये है. अल्फा कार्बन को अटैच हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा. अब इस चीज को ध्यान से देखो, कार्बन के पास मैक्सिमम कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड होते हैं क्या? ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हमारा क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया. इस जगह पे 4 बॉन्ड हैं बच्चों. आपको 4 बॉन्ड यहां पे नजर आ रहा है? 4 बॉन्ड है, तो यहां पे हाइड्रोजन एटम होगा क्या? बिल्कुल नहीं. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बन चुका है, तो हाइड्रोजन नहीं होगा. इसलिए यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, मतलब यस, ये रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है, इसलिए यस, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. इसका कैनिजेरो पॉसिबल है. उसी तरह
ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। इसके इस साइड में जो कार्बन है इसके ऊपर कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड। यहां पे हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेकिन इस कार्बन को तो हाइड्रोजन एटम है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन को अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये कैनिजेरो रिएक्शन नहीं करेगा। तो बच्चों, कैनिजेरो रिएक्शन कौन सा कंपाउंड करता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि कैनिजेरो रिएक्शन में सिर्फ वही कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन सभी एग्जाम्पल्स में एक कंपाउंड ये और एक कंपाउंड ये दोनों कंपाउंड हैं जो कैनिजेरो रिएक्शन में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखते हैं अगर ये कैनिजेरो रिएक्शन में जाता है तो क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल, HC+OH 2 मोल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। फॉर एग्जाम्पल बेस ले लेते हैं KOH, फॉर एग्जाम्पल बेस ले लेते हैं KOH या NaOH। तो हम कहेंगे HC+OH, ये पहला मॉलिक्यूल था, HC+OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल था। अब ये दोनों मॉलिक्यूल जो है कैनिजेरो में परफॉर्म करेंगे। हमें पता है कैनिजेरो डिस्प्रपोर्शन का एग्जांपल है, मतलब एक कंपाउंड ऑक्सीडेशन में जाएगा और दूसरा कंपाउंड रिडक्शन में जाएगा। एक कंपाउंड ऑक्सीडेशन में जा रहा है, मतलब क्या कहेंगे, व्हाट वी हैव द गेन ऑफ ऑक्सीजन, और पोटाशियम जो है इसको रिप्लेस कर देगा। और दूसरा कंपाउंड रिडक्शन में जाएगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड H और ये H। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, इसलिए कंपाउंड साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड कंपाउंड हम लेते हैं, इसका नाम क्या होगा बच्चों? कॉमन नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम होगा पोटाशियम फॉर्मेट, और इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा? इसका आईयूपीएसी नेम आएगा मिथेनॉल, इसका आईयूपीएसी नेम आएगा मिथेनॉल, इसका आईयूपीएसी नेम पोटाशियम फॉर्मेट, पोटाशियम फॉर्मेट। तो इसे हम मिथएनओइक एसिड कहते हैं, तो मिथएनओएट, और के है तो यहां पे लग जाएगा पोटाशियम। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा? पोटाशियम मिथएनओएट, और इसका आईयूपीएसी नेम एक कार्बन है इसलिए मिथएन एल्डिहाइड को हम अल कहते हैं। क्लियर? उसी तरह एक कंपाउंड और है जो कैनिजेरो में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि PH मतलब बेंजीन रिंग, C+OH ट्वाइस मोल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH। तो ये बनाएगा P+OH प्लस बेंजीन रिंग, PH का मतलब फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग। तो ये हमारे 2 मोल हो गए। अब एक जाएगा ऑक्सीडेशन में, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और पोटाशियम सोडियम, तो सोडियम Na+O-। और सेकेंड साइड में क्या होगा? रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोएट, और ये क्या बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। जहां आपके बच्चों आपको पता है पीएच का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, मतलब C6H5। बेंजीन रिंग C6H6 होता है, एक जगह पे कोई ग्रुप लगा है इसलिए क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, C6H5। पीएच मतलब फिनाइल,
पीएच का मतलब क्या हुआ, फिनाइल। तो क्या आप अपने मन से और भी कोई ऐसा कंपाउंड सोच सकते हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो और वो रिएक्शन करता हो? कुछ ऐसा सोच सकते हो? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम बात करते हैं नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या है, फ्यूरेन, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, इसके साथ CHO 2 मोल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, तो ये क्या देगा, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, जस्ट कॉपी पेस्ट रहेगा और यहां पे होगा CH डबल बॉन्ड O प्लस नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड उसी तरह रहेगा और यहां पे रहेगा C डबल बॉन्ड OH। अब एक जगह पे रिडक्शन और दूसरे जगह पे ऑक्सीडेशन, एक जगह पे रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरे जगह पे ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पे सोडियम है इसलिए, तो केनी-झारो रिएक्शन को बहुत डिटेल में सोचना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। एक कंपाउंड का रिडक्शन कर दो और दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर दो। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब गेन ऑफ ऑक्सीजन अगर सॉल्ट सोडियम, बेस सोडियम का है तो सॉल्ट सोडियम का बनेगा, बेस पोटाशियम का है तो सॉल्ट पोटाशियम का बनेगा। इतना सिंपल है केनी-झारो रिएक्शन। अब हम बच्चों देखना चाहते हैं कि मैकेनिज्म कैसा होता है। तो मैकेनिज्म को देखने से पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा है फिजिकल केमिस्ट्री में जिसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शंस होता है, कोई भी रिएक्शन होता है उसका हम रेगुलर टाइम इंटरवल पे सैंपल विड्रॉ करते हैं और उसका फिजिकल केमिस्ट्री से केमिकल काइनेटिक्स में डाटा एनालिसिस करते हैं। और डाटा एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल डाटा एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल डाटा एनालिसिस करते हैं और वहां से हम उसका निकालते हैं रेट लॉ। और रेट लॉ से हम सोचने का ट्राई करते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। मतलब क्या आप मैकेनिज्म बिना केमिकल काइनेटिक्स के सोच सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप कभी भी किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म बिना रेट लॉ के एक्सप्रेशन के नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। और रेट लॉ हमें रिएक्शन देख के समझ में आता है या एक्सपेरिमेंट करने के बाद समझ में आता है? चूंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डाटा होता है तो उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं, तब जाके हमें रेट लॉ का डेरिवेशन मिलता है। तो उसी तरह जब हमने केनी-झारो का रिएक्शन करना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल HCHO 2 मोल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें मिला HCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन प्लस CH3OH। अब सोडियम है तो यहां पे क्या आएगा, सोडियम फॉर्मेट। तो हमने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके एक एक्सपेरिमेंटल डाटा निकाला कि इसका रेट लॉ आता है R इज इक्वल टू K इंटू HCHO का पावर 2 और बेस का पावर 1। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अब ये कहां से आया, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये कैसे आया सर, तो ये आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। सो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये हमने केमिकल काइनेटिक्स से इसका डेरिवेशन निकाला और हमें पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट HCHO का पावर 2 और OH माइनस का पावर 1। मीन्स ओवरऑल इट इज फॉलोइंग थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ओवरऑल इट इज फॉलोइंग थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। और फिर हमने यहां से इसका मैकेनिज्म सोचने का ट्राई किया। अब ये कब आएगा, इफ, तो दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। एक, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और लो कॉन्सेंट्रेशन में है, और दूसरा बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन था, दिस इज एप्लीकेबल फॉर
strong base at low concentration. Strong base at low concentration. अब चूंकि रेट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप के लिए हम रेट लॉ पता ही नहीं कर सकते। फिर हमने इस मैकेनिज्म का कंक्लूजन निकाला कि हो सकता है शायद मैकेनिज्म ऐसा हो, HCH डबल बॉन्ड O, दिस इज वन फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल। इसके साथ सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस रिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत ही स्पीड में ये रिएक्शन होता है, फास्ट स्टेप रिएक्शन। तो हमारे पास मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड OH माइनस के साथ एक फास्ट स्टेप रिएक्शन होता है। स्टेप नंबर 1 कह सकते हैं इसको, स्टेप नंबर 1 कह सकते हैं। अब OH माइनस जिसके पास निगेटिव चार्ज है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास निगेटिव चार्ज है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे ये वाला कार्बन और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देन कार्बन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच के लेने वाला ऑक्सीजन। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो HCH, कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ऑक्सीजन एटम। इसलिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पाई डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होता है, पढ़ा होगा आपने एल्कीन में। सो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन खींच के ले लेगा, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच के ले लिया तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर माइनस साइन से डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर प्लस साइन से डोनेट करते हैं। मतलब ये वाला कार्बन प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कम, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इसलिए ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर, इट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो बच्चों बॉन्डिंग और दोस्ती किसके बीच में होगी? क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसलिए ये इसके ऊपर अटैक करेगा। इसलिए यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? OH ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? OH ग्रुप आ जाएगा। ये हुआ पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन टू यील्ड ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज एनायन, टू यील्ड एन इंटरमीडिएट एनायनिक कॉम्प्लेक्स। टू यील्ड एन इंटरमीडिएट एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है? ये पहला स्टेप हुआ। क्या हुआ पहला स्टेप? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन टू यील्ड एन इंटरमीडिएट एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है? ये पहला स्टेप था। अब यहां पर ये सेकेंड मॉलिक्यूल है HCH सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज, और यहां पे लगा है OH। अब इस जगह पे सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल कार्बन अटैक करता है, तो हम बोलते हैं सेकेंड फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल अटैक करता है। और ये बहुत ही स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप में हम केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं, मशीन पे रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं। दुनिया में हम जितने भी मशीन पे रिएक्शन को स्टडी करते हैं वो हमेशा स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, इसलिए उसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। अब यहाँ पर ये कंपाउंड जो है अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है विद
निगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज क्लोराइड, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज, इसे हम कहते हैं हाइड्राइड, इसे हम कहते हैं हाइड्राइड। अब कभी आपने सुना है कि कार्बन और हाइड्रोजन में कभी H- बनता होगा? इसकी स्टेबिलिटी होने की चांसेस है क्या? इसलिए ये चीज रिलीज नहीं होता है, पूरा सिस्टम से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल थिंग है। ये ट्रांसफर होता है, थोड़ी देर के लिए बनता है और तुरंत ट्रांसफर होता है। इसलिए यहां पे इसे हम कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। मतलब यहां पे जो माइनस चार्ज है ये यहां पे बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा, और ये जो हाइड्रोजन एटम है इसका दोनों इलेक्ट्रॉन लेके H-। अब आपको पता है कि ये जो कार्बोनाइल का कार्बन होता है, ये जो कार्बोनाइल का कार्बन होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इसलिए इस हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज और ये तुरंत यहां पे अटैक हो जाएगा। अब इस तरह से अटैक होगा तो क्या क्या बनेगा? HC और ये लोन पेयर डबल बॉन्ड, क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड O, और यहां पर बनेगा OH, यहां पे बनेगा OH प्लस यहां से जो हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, हाइड्राइड जो हुआ ट्रांसफर हुआ, ये यहां पर हुआ तो ये कार्बन था। अब ये वाला ऑक्सीजन यहां पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, और यहां से जो हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ वो हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर हुआ। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप इज द स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां पे हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन होता है, और जहां पे स्लो स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल अटैक कर रहे हैं क्या? दोनों मॉलिक्यूल अटैक कर रहे हैं क्या? और ये बेस कैटालाइज्ड होता है। तो देखो स्लो स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन काम कर रहे हैं क्या? तो यहां पर हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन यील्ड, क्या यील्ड निकलता है? एक कार्बोक्सिलेट और एक अल्कोक्साइड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अल्कोक्साइड आयन। दूसरा अल्कोक्साइड आयन। अब तीसरे स्टेप में, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, तीसरे स्टेप में ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल था HC डबल बॉन्ड O OH प्लस दूसरा मॉलिक्यूल था CH3O माइनस, और यहां पर रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होता है। मतलब यहां से इसका प्रोटॉन H प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक नेचर है, अल्कोक्साइड आयन है, बेसिक नेचर है। क्लियर? तो कार्बन C डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज प्लस CH3OH। अब जो कि हमारे पास बेस था NaOH, NaOH का OH माइनस यहां पे अटैक हुआ तो क्या बचा था हमारे पास? Na प्लस, तो वो Na प्लस यहां पे अटैक करता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। इस तरीके से इन लो कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग बेस एट लो कॉन्सेंट्रेशन पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, एक एनायन कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है, वो एनायन कॉम्प्लेक्स सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल पे अटैक करता है और जनरेट करता है एक अल्कोक्साइड आयन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड with this alkoxide ion undergo proton transfer reaction and formation of sodium salt of carboxylate plus alcohol। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था
कि कैनिज़ेरो स्ट्रॉन्ग बेस इन लो कॉन्सेंट्रेशन फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। इसी तरह अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो प्रोडक्ट चेंज होगा? नहीं, प्रोडक्ट वही बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट बनने का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, आओ देखते हैं। वी आर स्टडिंग द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ेरो if the base concentration is high। तो रिएक्शन तो वही होगा। What we have the formaldehyde twice mole in the presence of NaOH at high concentration, formation of HCOO minus Na plus CH3OH। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म देखा गया वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैकेनिज्म फिर से हम सीधे सीधे नहीं बात कर सकते, हमें उसके लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, केमिकल काइनेटिक्स का डाटा निकालना पड़ेगा, रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो हमने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा। रेट इज इक्वल टू के इंटू HCHO का पावर 2 एंड OH माइनस का पावर 2। थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो, और बेस का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो, अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन लो है, R इज इक्वल टू फॉर्मल्डिहाइड सेकेंड ऑर्डर एंड बेस फर्स्ट ऑर्डर। यहां पर फॉर्मल्डिहाइड सेकेंड ऑर्डर और बेस भी सेकेंड ऑर्डर, मीन्स in this condition it follow third order reaction and in this condition it follow fourth order reaction। third order kinetics, fourth order kinetics, both are bimolecular reaction। यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल होते हैं बायमोलिकुलर, और ये वाला भी कौन सा रिएक्शन होता है, बायमोलिकुलर, क्योंकि 2 मोल ही लगता है दोनों कंडीशन में। पिछले रिएक्शन में भी 2 मोल लगा था और इस रिएक्शन में भी 2 मोल लगा है, तो दोनों कंडीशन में 2 मोल रिएक्ट होता है, इसलिए बायमोलिकुलर रिएक्शन। इट फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स एंड इट फॉलो फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अब रिएक्शन से हमें रेट लॉ से सीधे सीधे पता चलता है कि यहाँ पे बेस जो है वो एक बार अटैक हुआ है, तो यहाँ पे जो बेस है वो 2 बार अटैक होगा। यहाँ पे हमने NaOH को पिछले रिएक्शन में 1 बार अटैक करवाया था, अब यहाँ पे OH का पावर 2 है, मतलब बेस कितनी बार अटैक करेगा, 2 बार अटैक करेगा। आओ मैकेनिज्म देखते हैं अब इसका कि कैसे रिएक्शंस होता है। तो हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OH और यहां पर है हमारे पास NaOH, उसका बेस न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। ये अटैक होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो कैसा बनेगा कंपाउंड, HC सिंगल बॉन्ड O माइनस, इसके साथ H, और यहाँ पे अटैक होगा OH। अब सेकेंड टाइम में एक और बार, ये फास्ट स्टेप होता है, इट इज़ वेरी फास्ट स्टेप रिएक्शन। सेकेंड टाइम में एक बार और जो है OH माइनस अटैक होगा। तो पहली बार में OH माइनस अटैक करके क्या बना रहा है, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब ये एक बार OH और अटैक होगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये लॉस हो जाएगा, इसके साथ यहां से H और यहां से OH, लॉस ऑफ वाटर। तो इस बार यहां पे जो बचेगा ऑक्सीजन माइनस H और ये वाटर वाला ऑक्सीजन माइनस। चूंकि यहां पे पावर 2 है, मतलब बेस कंपोनेंट 2 बार अटैक करता है, बेस कंपोनेंट 2 बार अटैक करता है, इसलिए ये क्या बनाता है, डाई एनायन कॉम्प्लेक्स। अब अगर रिएक्टिविटी की बात करोगे, सर ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मोनो एनायन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा रिएक्टिव होगा या डाई एनायन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा रिएक्टिव होगा,
तो ऑफ कोर्स बच्चों, अगर रिएक्टिविटी की आप बात करते हो तो डाई एनायन कॉम्प्लेक्स इज मोर रिएक्टिव देन सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स, सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स एंड डाई एनायन कॉम्प्लेक्स। तो इस बार अब स्टेप 2 में मोनो एनायन से रिएक्शन स्टार्ट करेंगे या डाई एनायन से रिएक्शन स्टार्ट करेंगे? रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है? डाई एनायन कॉम्प्लेक्स की। बेस्ट हाइड्राइड डोनर कौन है? रिएक्टिविटी कहने का मतलब कि कौन जल्दी से हाइड्रोजन देगा, कौन जल्दी से हाइड्रोजन देगा। बेस्ट हाइड्राइड डोनर कौन है? बेस्ट हाइड्राइड डोनर कौन है? तो मोनो एनायन वर्सेस डाई एनायन में डाई एनायन इज अ बेस्ट हाइड्राइड डोनर। अब ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा दूसरे फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल को। स्टेप 2, HC ऑक्सीजन माइनस, फिर यहां पर ऑक्सीजन माइनस, यहां पे H, इसके साथ दूसरा फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। इट इज अ स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा, ये यहाँ पे H माइनस लेगा और ये H माइनस जो है ये अटैक करेगा इस जगह पे। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है कार्बोनाइल का। तो अब क्या होगा? अब जो बनेगा HC सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, HC ऑक्सीजन यहां से लोन पेयर यहां पे, तो फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और ये H चला गया, प्लस HCO, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये टूट के ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, HCH पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, और ये जो हाइड्रोजन था ये वाला हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया। दिस इज द हाइड्राइड ट्रांसफर RXN रिएक्शन। अब यहां पर Na प्लस तो यहीं पे बन गया, क्लियर। तो यहां पे Na प्लस O माइनस के साथ यहां पे OH माइनस अटैक हुआ था, तो यहां पे क्या बन गया? Na प्लस। ये सॉल्ट तो यहीं पे बन गया। अब क्वेश्चन है इसका अल्कोहल कैसे बनेगा? तो यहां पे सॉल्वेंट काम करता है और एक्वस कंडीशन में काम करता है, मतलब पानी है। तो यहां पे हम कहते हैं CH3O माइनस प्लस H2O। हमें पता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, लेविस बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज अ वीक एसिड। तो एसिड H प्लस डोनेट करेगा, तो क्या होगा? CH3O माइनस, हमारे पास क्या था? CH3O माइनस। अब एसिड है तो H प्लस देगा, बेस है तो H प्लस लेगा। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, हमने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में। एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर, और बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो यहां पे ये जो सॉल्वेंट है ये अपना H प्लस इसको डोनेट करेगा, इसलिए यहां पे ये बनेगा CH3OH प्लस जनरेशन ऑफ बेस, बेसिक कंडीशन। तो इस तरह से यहां पे सॉल्वेंट प्रोवाइड करता है अपना प्रोटॉन, अगर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? हाई हो। तो बच्चों आपको समझ में आया कि अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है तो कैसे रिएक्शन होता है, और बेस का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है तो कैसे रिएक्शन होता है। बेस का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, OH माइनस एक बार अटैक करता है, OH माइनस का पावर 1 है, फॉर्मल्डिहाइड का पावर 2 है। अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो OH माइनस का पावर 2 हो जाता है। अब OH माइनस का पावर 2 हो जाता है तो बेस 2 बार अटैक करता है। 2 बार अटैक करता है तो उसमें एक और स्टेप लगता है हमें कि प्रोटॉन कहाँ से आता है। तो प्रोटॉन कहाँ से आता है? तो लास्ट स्टेप में सॉल्वेंट से आता है। हमने देखा कि कैनी-जेरो रिएक्शन क्या होता है और उसका डिफरेंट बेस कॉन्सेंट्रेशन में उसका मैकेनिज्म क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे उसके जेई में एग्जाम्पल्स को हम थ्रू मैकेनिज्म और विदाउट मैकेनिज्म भी हम कैसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि अगर HCH डबल बॉन्ड O प्लस HCH डबल बॉन्ड O इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH है तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि आप इस चीज़ को सिंपली 2 बार लिख लो, पहली बार प्लस दूसरी बार। अब यहाँ पर आपको रिडक्शन करना है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए गेन ऑफ हाइड्रोजन में आप यहाँ पे H अटैक करवा दो और यहाँ पे H अटैक करवा दो। क्लियर। अब ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और Na अटैक करवा दो। विदाउट मैकेनिज्म आप क्वेश्चन को इतना आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन विद मैकेनिज्म भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दें, अगर हम कहें यहाँ पे ड्यूटेरियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, प्लस ड्यूटेरियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, प्लस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH है। अब क्या करेंगे, तो अब थोड़ा मैकेनिज्म थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ड्यूटेरियम है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। पहली बार NaOH का बेस अटैक करेगा, तो यहाँ पे बेस अटैक करेगा OH माइनस, इसलिए ये ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस चार्ज, एनाइन कॉम्प्लेक्स। अब सेकेंड टाइम पे अनदर बेस मॉलिक्यूल अटैक करेगा, D डबल बॉन्ड OH। अब यहां पर दिक्कत ये है कि ये ड्यूटेरियम ट्रांसफर होगा कि ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। तो हमें पता है CH वर्सेस CD, इन दोनों में CH का बॉन्ड CD का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और CH का बॉन्ड वीक होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम से भी कोरिलेट करते हैं इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से भी इसको कोरिलेट करते हैं। तो कहीं से भी आप पढ़ो, चाहो तो केमिकल इक्विलिब्रियम के डाटा से पढ़ो या फिर चाहो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आपको ये पता चलेगा कि ये वाला बॉन्ड जो होता है वीक होता है और ये वाला बॉन्ड जो होता है 1.4 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। अब जो मजबूत है वो टूटेगा या जो कमजोर है वो टूटेगा। ऑफ कोर्स बच्चों, जो कमजोर है वो टूटेगा, इसलिए यहां से हाइड्रोजन टूटता है, मतलब यहां से H प्लस ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, सॉरी H माइनस हाइड्राइड आयन ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है। अब ये ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा, ड्यूटेरियम C ऑक्सीजन डबल बॉन्ड OH प्लस ड्यूटेरियम कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस H और H। उसके बाद आपको पता है प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, तो यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है इस जगह पे और यहां पे NaOH का Na अटैक हो जाता है। तो अगर आप कलर अच्छे से मेंटेन करते हो तो यहां पे ब्लू कलर का OH है, ब्लू कलर का OH है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर हुआ, ये वाला जो हाइड्रोजन है ब्लैक कलर का, ये यहां ट्रांसफर हुआ। अब यहां पे ब्लू कलर का ऑक्सीजन था, अब यहां का जो हाइड्रोजन है वो इस जगह पे लॉस्ट हुआ, गेन हुआ है, यहां से लॉस्ट होकर यहां पे गेन हुआ है। तो इस तरह से जो आपका प्रोडक्ट बना, जो जेई में इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ड्यूटेरियम C डबल बॉन्ड O Na प्लस DCH2OH। अब अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ड्यूटेरियम है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ड्यूटेरियम ट्वाइस मोल इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या ड्यूटेरियम ट्रांसफर होगा, बिल्कुल सही, ड्यूटेरियम ट्रांसफर होता है। तो यहां पे होगा DC डबल बॉन्ड O D प्लस DC डबल बॉन्ड O D और यहां पे बनता है इसका ONe और यहां पे बनता है इसका H और H।
हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से कैनिज़ेरो नहीं होगा। कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो कैनिज़ेरो में नहीं जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OH, तो ये कैनिज़ेरो में जाता है क्योंकि इट लैक अल्फा हाइड्रोजन एटम, इट लैक अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब अगर हम बात करें, यहां पे हमारे पास बेंजीन रिंग है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहां पे इथाइल ग्रुप है, यहां पे भी इथाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH। क्या ये कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है? देखते हैं। तो ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया फर्स्ट कार्बन। इस कार्बन के पास यहां पे हमारे पास 4 बॉन्ड है क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 बॉन्ड है। मतलब इस पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। मतलब दिस कंपाउंड आल्सो लैक अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो एक कैनिज़ेरो में जा सकता है या नहीं जा सकता है? जाना चाहिए, लेकिन आंसर है नहीं जाता है। देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो कैनिज़ेरो के लिए जो लगता है वो क्या लगता है बच्चों? HCH डबल बॉन्ड O। सबसे पहले यहाँ पे बेस अटैक होता है OH, फिर यहाँ पे बनता है एनायन कॉम्प्लेक्स, फिर यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल अटैक होता है, और यहाँ से H माइनस इस पे अटैक होता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये जो सेकेंड कार्बन है इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना जल्दी हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, उतना जल्दी हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जितना इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो जाएगा उतना हाइड्रोजन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, मोर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन क्या जनरेट करता है? फास्टर विल बी कैनिज़ेरो रिएक्शन, फास्टर विल बी कैनिज़ेरोस रिएक्शन। अब यहां पे देखते हैं, नाइट्रोजन अपना यहां से माइनस आई इफेक्ट लेता है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है, तो माइनस आए। लेकिन नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो प्लस आर इफेक्ट होगा। हमें पता है माइनस आई वर्सेस प्लस आर, इसमें प्लस आर डोमिनेट करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा? नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज, अब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया तो इस जगह पे डबल बॉन्ड, इसकी वजह से ये यहां पे जाएगा, इस जगह पे डबल बॉन्ड, फिर ये यहां पे जाएगा, इस जगह पे डबल बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा तो इस जगह पे माइनस चार्ज। एनायन तो बना, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस बार कार्बन पे है या नाइट्रोजन पे है? बिल्कुल सही, नाइट्रोजन पे है। मतलब कार्बन तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना के चुपचाप सेटिस्फाई है, बैठा है, मैं रिएक्शन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे 4 बॉन्ड कंप्लीट है। तो जब कार्बन के पास अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब क्या कहेंगे? दिस कंपाउंड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम स्टिल कैन नॉट अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो सिर्फ IIT एडवांस के क्वेश्चंस में सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन वाला पॉइंट सफिशिएंट है? नहीं, इसके साथ आपको एक और पॉइंट पे सोचना पड़ेगा कि कार्बोनाइल का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है या नहीं है। अगर कार्बोनाइल का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है तो कैनिज़ेरो होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है? बच्चों हमने देखा कि कैनिज़ेरो कैसे होता है। लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मतलब कैनिज़ेरो होगा, लेकिन लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज ओनली वन क्राइटेरिया नहीं है। एक और क्राइटेरिया है कि अटैकिंग कार्बोनाइल कार्बन लैक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, साथ में
कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर किसी तरीके से आप उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डिस्ट्रॉय कर देते हो, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर मतलब कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन में इलेक्ट्रॉन की भूख ज़्यादा होना, इलेक्ट्रॉन की भूख का ज़्यादा होना, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। तो अब अगर हम बात करते हैं, अब तक हमने किया था एक HCHO प्लस दूसरा HCHO इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, आंसर दिया था HCOONA प्लस CH3OH। मतलब यहाँ पे दोनों फॉर्मल्डिहाइड सेम है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ कैनिजैरो रिएक्शन। इसलिए इसे हम क्या करते हैं, सेल्फ कैनिजैरोस रिएक्शन। तो क्या अगर दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड ले लेते हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल है? ऑफ कोर्स बच्चों पॉसिबल है। अगर दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है और कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, तो ये रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर एक ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड HCH डबल बॉन्ड O प्लस दूसरा ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड, दूसरा ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड। तो यहां पे जो अगर बेस लगाते हैं तो यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इसका बनेगा एसिड HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस इसका बनेगा बेस अल्कोहल CH2OH। तो इसका बनेगा एसिड और इसका बनेगा अल्कोहल। अब जेई में अगर आपको जेई मेन में सिंपल सा स्टेटमेंट इसको अगर याद रखना है तो ऐसा कह सकते हैं, इस कार्बोनाइल के बगल में छोटा छोटा ग्रुप है, इसके बगल में बड़ा सा ग्रुप है। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा वो इस पे फास्ट होगा या इस पे फास्ट होगा? कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? यहाँ पे दोनों छोटे ग्रुप हैं और यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप है, तो इसका रिएक्टिविटी फास्ट होगा, मतलब ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो जो चीज़ मोर रिएक्टिव होगा उसका बनेगा एसिड। आउट ऑफ टू कंपोनेंट जो कंपोनेंट मोर रिएक्टिव होगा उसका बनेगा एसिड। चलो इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर है HCH डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH। तो दोनों हाइड्रोजन एटम स्मॉल साइज के हैं, एक फिनाइल ग्रुप बड़ा साइज का है, एक हाइड्रोजन एटम स्मॉल साइज का है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के लिए यहाँ पे जगह है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, मतलब ये कार्बन छुपा हुआ है। इसे हम कहते हैं स्टेरिकली हिंड्रेंस। यहाँ पे जो कार्बन छुपा हुआ है, हिंडर छुप गया है, क्योंकि यहाँ पे OH को घुसने के लिए जगह ही नहीं है, तो इस टर्म को कहते हैं स्टेरिकली हिंड्रेंस। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना कार्बन छुप जाएगा, स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा। अब कार्बन छुप गया तो रिएक्शन कैसे होगा? और यहाँ पे कार्बन फ्रंट में आ गया है कि आ जाओ न्यूक्लियोफाइल, मैं तैयार हूँ बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो इस जगह पे अटैक होगा। इसलिए आउट ऑफ टू हम क्या कहेंगे कि जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा उतना ज़्यादा बल्की ग्रुप का साइज ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन मिलेगा। स्टेरिकली हिंडर्ड का कार्बन का मतलब क्या हुआ? छुपा हुआ कार्बन। अगर कार्बन छुप गया, हिंडर्ड हो गया, तो रिएक्टिविटी के लिए कार्बन तैयार ही नहीं है, मतलब रिएक्टिविटी कम होगी या ज़्यादा होगी? इसलिए रिएक्टिविटी मीन्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
OH माइनस लेस होगा। इसलिए आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा? फॉर्मल्डिहाइड। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो सबसे पहले HCH डबल बॉन्ड O, इसके साथ अटैक होगा बेस, इसके साथ अटैक होगा बेस, ये बेस यहाँ अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। तो इस तरह से बनेगा HCHO माइनस और इसके साथ OH। फिर अगले स्टेप में यहाँ पे दूसरा बेंजल्डिहाइड अटैक करेगा। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफर होगा यहां पर। तो इस तरह से क्या होगा, CO माइनस चार्ज H, ये वाला हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर हो गया, प्लस HC डबल बॉन्ड O और यहां पे लगेगा OH। और अगले स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस चार्ज, प्लस बेंजीन रिंग CH, यहाँ पे हाइड्रोजन और इस जगह पे ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ था। प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से एक कंपाउंड का एसिड और दूसरे कंपाउंड का अल्कोहल। तो बच्चों जेई में सॉल्व करने के लिए ट्रिक में क्या याद रखें, क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन, दो अलग अलग टाइप मतलब क्रॉस, दो सेम टाइप मतलब सेल्फ, दो अलग अलग टाइप मतलब क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन में किसका एसिड बनेगा और किसका अल्कोहल बनेगा? तो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड यील्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन। क्रॉस कैनिज़ेरो में ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों कि मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड क्या जनरेट करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। अभी हमने देखा कि क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये वाला एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है और ये वाला एल्डिहाइड कम रिएक्टिव है? हम देख रहे हैं क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। हम देख रहे हैं बच्चों क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब कैसे पता चलेगा कि कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्टिविटी ज़्यादा है? तो अगर ये हमारे पास ग्रुप R है कार्बोनाइल कंपाउंड, अगर ये R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इसके पास क्या है, प्लस R इफेक्ट है या प्लस I इफेक्ट है या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ट्राई करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ पे डोनेट करने का ट्राई करेगा। मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डिक्रीज हुआ, मतलब रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और इसके रिवर्स में अगर यहाँ पे हमारे पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप है
और इसका R ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब उसके पास -R इफेक्ट है, -I इफेक्ट है, या दोनों है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन खींच लेगा मतलब ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये वाला जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा, पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी क्रॉस के निजरों में उसका एसिड बनेगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी क्रॉस के निजरों में उस कंपाउंड का क्या बनेगा, एसिड बनेगा। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है प्लस हमारे पास बेंजल्डिहाइड क्लोरीन है, बेंजल्डिहाइड क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास कौन सा इफेक्ट है, -I इफेक्ट। क्लोरीन के पास कौन सा इफेक्ट है, -I इफेक्ट। उसके बाद +R इफेक्ट, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर है। हमें नॉर्मली पता है कि इंडक्टिव वर्सेस रेजोनेंस में कौन ज़्यादा होता है, रेजोनेंस ज़्यादा होता है, लेकिन क्लोरीन या हैलोजन के कंडीशन में इंडक्टिव ज़्यादा होता है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में कि क्लोरीन इज ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब डीएक्टिवेटिंग मतलब हैलोजन, क्लोरीन मतलब हैलोजन, हैलोजन इज ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो नॉर्मली रेजोनेंस ज़्यादा होता है, लेकिन हैलोजन के केस में इंडक्टिव ज़्यादा होता है। अब इंडक्टिव ज़्यादा होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया मतलब कार्बोनाइल कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया तो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, और ज़्यादा रिएक्टिव हो गया तो इसका क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, अब ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर COO- क्लोरीन प्लस CH2OH। अगर इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे है हमारे पास बेंजल्डिहाइड प्लस यहां पे है हमारे पास अल्कोहल। अब यहां पे ऑक्सीजन के पास -I इफेक्ट है और ये लोन पेयर इधर डोनेट करता है, इसलिए इसके पास +R इफेक्ट है। तो नॉर्मली इंडक्टिव वर्सेस रेजोनेंस कौन ज़्यादा होता है बच्चों, नॉर्मली रेजोनेंस ज़्यादा होता है और हैलोजन में इंडक्टिव ज़्यादा होता है। एक बार फिर से सुन लो, नॉर्मली रेजोनेंस का ज़्यादा होता है और हैलोजन के केस में इंडक्टिव ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होता है मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने का ट्राई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रॉन की भूख खत्म हो गई, उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर खत्म हो गया, और उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर खत्म हुआ मतलब क्या हुआ, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई, मतलब ये हो गया लेस रिएक्टिव, तो ये हो गया मोर रिएक्टिव, और मोर रिएक्टिव वाले का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इसका कार्बोक्सिलेट बनेगा, इसका कार्बोक्सिलेट बनेगा और इसका अल्कोहल बनेगा।
तो इस तरह से बच्चों हम जेई में, मेन में और एडवांस में कैनिज़ेरो क्रॉस कैनिज़ेरो की रिएक्टिविटी देख के डिसाइड करते हैं कि कंपाउंड किस तरह से रिएक्ट करेगा।